बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 7 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों पोर्शंस के अंदर पूछी जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं और एग्जाम्पल्स वो एग्जामिनर ज़्यादा दे देता है। अब होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, उनकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके पेपर में जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को वो स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से पेपर के अंदर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो लिहाजा आप लोग एग्जाम्पल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इनको सही तरीके से तैयार कीजिए ताकि पेपर के अंदर आपको मायूसी का सामना ना करना पड़े। तो हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। मैंने आपकी पूरी बुक की एग्जाम्पल्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, ताकि आप एक ही जगह पर अपनी पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। आइए हम पहली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें। इस तरीके से आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा और आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एक डायग्राम के रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, जिसमें कुछ स्पीकर्स बने हुए हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं जिसके स्टेटमेंट के साथ डायग्राम भी बनानी पड़े, ऐसी एग्जाम्पल्स पेपर में नहीं आती, तो इसलिए हम पहली एग्जाम्पल को स्किप कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। मैं इसके स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। लिखता है कि द वेवलेंथ ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 200 किलोहर्ट्ज़। अब आप जानते हैं रेडियो का सिग्नल जो हमारे रेडियो के अंदर आ रहा होता है, उस रेडियो के सिग्नल की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी भी होती है और एक ख़ास वेवलेंथ भी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वो स्टेशन है जहाँ से वो रेडियो की वेव निकल रही है, और एक हमारे पास मोबाइल के अंदर स्पीकर है। मोबाइल के अंदर वो रेडियो स्टेशन है जिसको हम ट्यून कर रहे हैं, तो हम जो है वो रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है, उस स्टेशन से। ठीक है, तो वो कहता है कि जो रेडियो का सिग्नल है ना, उसकी वेवलेंथ 1500 मीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ है। तो आइए पहले सेंटेंस के अंदर उसने हमें दो वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं, इनको हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गिवन डाटा की हेडिंग दी है, इसके ये हमारे पास है वेवलेंथ और ये इनिशियल वेवलेंथ है, क्योंकि इसके बाद ये हमसे वेवलेंथ पूछेगा और एक फ्रीक्वेंसी वो हमें और देगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो दफ़ा दी गई है, तो पहली दफ़ा के साथ हम इनिशियल लगाएंगे और जो दूसरी दफ़ा है उसके साथ हम फाइनल लगाएंगे। तो ये हमारे पास इनिशियल वेवलेंथ है, तो इसको हम लैम्डा 1 के साथ शो करेंगे। आप जानते हैं वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है, साथ 1 लगा लेते हैं। ये हमारे पास है 1500 मीटर। इसके बाद उसने हमें ये फ्रीक्वेंसी दी है 200 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल f के साथ डिनोट करते हैं, f1 लिख लें। ये हमारे पास है 200 किलोहर्ट्ज़। अब यहाँ पर ना आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, तो हमें किलो को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो किलो जो है वो 10 की पावर 3 होता है या 1000 होता है। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये एक स्टेप आप ध्यान के साथ समझिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखें, 2 ज़ीरो ये हैं और किलो के अंदर आप जानते हैं 3 ज़ीरो आएंगी, क्योंकि किलो जो है वो 1000 होता है या 10 की पावर 3 होता है। तो अगर मैं किलो के 3 ज़ीरो लगा दूँ तो ये टोटल 5 ज़ीरो बन जाएंगे। तो मैं उसको लिख लेता हूँ 10 की पावर 5। ठीक है, किलो 10 की पावर 3 और 3 और ये 10 की पावर 2 एक साथ। वैसे ये 2 ज़ीरो पहले ही है, एक 100 है, तो ये 10 की पावर 5 बनेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, इसके बाद सेकंड सेंटेंस के अंदर वो कहता है कि व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलोहर्ट्ज़। अगर यही हमारे पास जो ट्रांसमीटर है, इसको हम इतनी फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करें तो फिर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होगी। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी इतनी है 200, तब वेवलेंथ इतनी है, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम 200 किलोहर्ट्ज़ से कितना कर दें, 1000 किलोहर्ट्ज़ कर दें, तो फिर वेवलेंथ कितनी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेवलेंथ उसने दी हुई है और ये जो वेवलेंथ उसने पूछी हुई है इसको फिर हम बोलेंगे फाइनल वेवलेंथ। यानी हमने लैम्डा 2 यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे? एक वेवलेंथ उसने आपको दी है और एक वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। तो जो उसने दी है वो लैम्डा 1, जो फाइंड करनी है वो आपके पास लैम्डा 2 हो जाएगी। और इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी दी है 1000 किलोहर्ट्ज़, तो इसको फिर हम f2 लिखेंगे।
लिखेंगे ना, एक फ्रीक्वेंसी उसने पहले सेंटेंस में दी वो f1 और जो बाद में दे रहा है उसको हम f2 कहेंगे और ये है 1000 किलो हर्ट्ज। अब देखिए मैं इसको भी वैसे ही कर रहा हूँ जिस तरह मैंने इसको किया है, ये ना इस तरीके से बनेगा f2 इज इक्वल टू 1000 वैसे ही लिख लें और किलो के भी 3 जीरो आएंगे, ठीक है, 1 2 3, तो हमारे पास टोटल कितनी जीरो हो गई, हमारे पास 6 जीरो होंगी, 3000 वाली और 3 ये किलो वाली। तो ये क्या बनेगा, ये सिंपल 10 की पावर 6 बन जाएगा। आप इसको 10 की पावर के अंदर भी लिख सकते हैं, वैसे भी ये ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसके बाद कहता है एंड विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव ट्रेवल, और रेडियो वेव किस स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं, आपने वो स्पीड भी फाइंड करनी है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव। अब आप जानते हैं स्पीड को हम v के साथ शो करते हैं और इसको भी हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। पहले सेंटेंस के अंदर उसने हमें दो चीज़ें दी हैं वो हमने लिखी, दूसरे सेंटेंस के अंदर उसने दो चीज़ें पूछी हैं और एक चीज़ दी है। तो दूसरे सेंटेंस में ये फ्रीक्वेंसी f2 दी है और दो उसने क्वांटिटीज़ पूछी हैं, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वेव इक्वेशन का फार्मूला। आप जानते हैं वेव इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, ये आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी है। तो यही हमारे पास फार्मूला है, यही हम यूज़ करेंगे वेवलेंथ को भी फाइंड करने के लिए और स्पीड को भी फाइंड करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन मैं इस साइड पे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने सोल्यूशन के ऊपर हेडिंग दी हुई है, तो लिहाजा मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान के साथ समझिएगा। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर ना दो केस हैं, ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं फॉर केस वन, फॉर केस वन। अच्छा, केस मतलब दो केस है, एक इनिशियल वाला है और एक फाइनल वाला है, ठीक है। तो केस वन क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, तो केस वन में f1 और लेमडा 1 लगा दें। फिर यही हम फार्मूला दूसरी दफ़ा लगाएंगे जब हम यहाँ पर इसके साथ 2 लगा देंगे, यानी ये फार्मूला हमने दो दफ़ा लगाना है। एक दफ़ा इनिशियल के लिए जो कि हमारे पास f1 लेमडा 1 है और f2 और लेमडा 2 भी है, तो लिहाजा फार्मूला हमने दो दफ़ा लगाना है। तो v के साथ आप 1 2 नहीं लगाएंगे, चूँकि हमारे पास रेडियो वेव की जो स्पीड है वो सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, उसके साथ 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करने से पता क्या होगा, हमारे पास जो स्पीड है जो उसने पूछी हुई है ना वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्पीड को पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा v इज इक्वल टू f1, f1 हमारे पास है, ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेमडा वन कितना है, ये हमारे पास है 1500, ठीक है, 1500 है। अब इसको आप इस तरह करें कि एक दफ़ा ये 10 की पावर 5 आप वैसे ही लिख लें, 10 की पावर 5 वैसे ही लिख लें, 1500 को 2 के साथ ज़रब दे दें, ठीक है। 1500 को जब हम 2 के साथ ज़रब देंगे तो आप जानते हैं ये 3000 बनेगा, 3000। और ये 10 की पावर 5 मैंने एज इट इज़ ही लिख लिया। अब ये लास्ट स्टेप है, इसमें आप देख सकते हैं 3 वैसे लिख लें और ये जो 3 जीरो हैं इनको आप 10 की पावर 3 लिख लें, इनको आप 10 की पावर 3 लिख लें और ये 10 की पावर 5 वैसे लिख लें, ठीक है। 3 जीरो जो है वो 1000 होता है, तो 3 ज़रब 1000 3000 ही आएगा, 3000 ही आएगा। तो अब ये लेके आंसर आ चुका है 3 इंटू 10 की पावर। अब आप जानते हैं नीचे वाले सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 3 और 5 ये 8 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आप जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वो भी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है। तो जो कि रेडियो वेव लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं तो लिहाजा इनकी स्पीड भी वही आएगी। तो ये हमने स्पीड फाइंड कर ली है। अब हमने फाइनल वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा फॉर केस 2। पहले हमने केस 1 के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया, अब हम लगाएंगे फॉर केस 2। तो इसको ध्यान के साथ समझिएगा, ये भी बड़ा सिंपल सा है, फॉर केस 2। तो फार्मूला वही है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन केस 2 है तो f2 और लेमडा 2 आएगा, ठीक है, ये फाइनल केस है। अब यहाँ पर हमने लेमडा 2 को फाइंड करना है, तो लेमडा 2 को पहले सेपरेट कर लेते हैं। लेमडा 2 क्या बनेगा, v ओवर f2, v ओवर f2। कैसे, ये f2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, v ओवर f2, इस तरफ लेमडा 2 आएगा, तो लेमडा 2 क्या आया, v ओवर f2। मैंने तरतीब लगा के लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम लेमडा 2 को फाइंड कर सकें। तो मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये बनेगा लेमडा 2 इज इक्वल टू, देखें v की वैल्यू, v जो है ये अभी हमने फाइंड किया, क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर f2, और f2 उसने दिया हुआ है ये क्या है, 10 की पावर 6 है, ठीक है।
10 की पावर 6। अब यहाँ पर आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर 6 से यहाँ पर 10 की पावर 6 कट जाएगी, 2 रह जाएगी, या इसको आप ऊपर ले जाएं, 10 की पावर -6 हो जाएगा। चलो इस तरह ही करते हैं। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये 10 की पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं ऊपर जाने से इसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 की पावर -6। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें कि उसमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करने लगे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय, आप जानते हैं नीचे बेस सेम है, पावरें जो है वो माइनस हो जाएंगी या ऐड हो जाएंगी, 8 में से 6 गए तो 2 आएगा। अब ये आखिरी स्टेप है, ठीक है। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3। अब 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो 100 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो ये बनेगा 300, और वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो लीजिए हमने यहाँ पर लैम्डा 2 भी फाइंड कर दिया। स्टूडेंट जब भी आप आंसर लिखें तो उसके ऊपर आप एक खूबसूरत सा बॉक्स बना दिया करें। तो ये देखें, 2 दफ़ा फार्मूला, सेम फार्मूला यूज़ किया, एक दफ़ा यूज़ किया तो हमारे पास स्पीड आ गई, दूसरी दफ़ा यूज़ किया तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, इसको आपने ज़रूर तैयार करके जाना है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखें इसमें हमें कोई कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना पड़ा, ये विदाउट कैलकुलेटर ही हमने इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया, इतनी सिंपल इसकी मैथ थी। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसको भी आपने ध्यान के साथ समझना है, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखता है, अ स्टेशनरी वेव इज एस्टेब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो ये आपका जो टॉपिक है ना, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला टॉपिक अच्छे से रेडी कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हमारे पास क्या था, एक स्टेशनरी वेव है, उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया, और वो जो स्ट्रिंग है वो दोनों साइडों से फिक्स है, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास 120 सेंटीमीटर। तो हम गिवन डाटा में लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी पहले सेंटेंस में उसने हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है, तो लेंथ को आप शो करते हैं स्मॉल l के साथ, और ये हमारे पास है 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस तरह करते हैं, देखें आप जानते हैं सेंटी जो है, सेंटी को अगर आपने ख़त्म करना हो तो आप जो नंबर है उसको 100 पे डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 120 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.2, और साथ आप मीटर लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स सेंटी को ख़त्म करना हो तो एक 100 पे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, और अगर मिली को ख़त्म करना हो तो फिर आप 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। ये कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो आपको आनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, एग्जांपल्स की, तो आपको ये आ ही जाएंगी, याद रह जाएंगी। इसके बाद कहता है द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। अब ये हमारे पास 4th लूप है, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ लूप्स हैं ये कितने हैं, ये 4 है। यानी लेट करें ना, ये हमारे पास इस तरीके से, ये एक हमारे पास स्पॉट है, ये दूसरी स्पॉट है, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो है उसके कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 1 2 3 और ये 4 सेगमेंट्स के अंदर वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। तो ये आपने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड और nth मोड आपने पढ़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ लूप्स 4 है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 हर्ट्ज है। स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 लूप्स है, चूँकि 4 लूप्स बन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी f4 होगी, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर अगर एक लूप बन रहा हो तो फ्रीक्वेंसी f1 होती है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2 लूप्स बन रहे हो तो फिर वो सेकंड मोड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी को f2 से शो करती है, यानी हम यहाँ पर सिंपल f के साथ शो नहीं कर सकते। जितने लूप्स बन रहे हैं फ्रीक्वेंसी भी वो वाली ही होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 लूप्स f4, ये हमारे पास है 120 हर्ट्ज। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट सेंटेंस है, इसके अंदर उसने हमसे 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं देखिएगा। डिटर्मिन इट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ना, एक तो आपने वेवलेंथ डिटर्मिन करनी है, तो वेवलेंथ ऑफ 4 लूप्स। अब जारी बात है, वेवलेंथ सिंपल वेवलेंथ लैम्डा नहीं होती। अगर एक लूप बन रहा है, 1 सेगमेंट है, तो वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा 1 होगी। अगर 2 लूप बन रहे हैं, सेकंड मोड है, तो फिर हमारे पास लैम्डा 2 होगा। चूंकि 4 सेगमेंट है, 4th लूप है, तो फ्रीक्वेंसी भी f4 होगी, और हमारे पास वेवलेंथ भी लैम्डा 4 होगी, हमने फाइंड करनी है। एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं जो हमारे पास
फर्स्ट मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एक लूप बनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग का टॉपिक आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, चूँकि हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, जो हमें डाटा उसने दिया मैंने आपको साथ साथ लिख के दे दिया, उसने 2 चीज़ें पूछी हैं मैंने आपको वो भी समझा दी। अब यहाँ पर जो nth लूप आप करते हैं तो यहाँ पर लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, देखें लैम्डा 1 होता है 2l/1, लैम्डा 2 होता है 2l/2, तो लैम्डा n होगा 2l/n। तो ये हमारे पास nth लूप जो है, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है जिसमें nth मोड बनते हैं, n लूप्स बनते हैं, उसका फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, इसको मैं इस तरफ सॉल्व करने लगा हूँ, बड़ी ही ध्यान के साथ समझना। बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी वैल्यूज पुट करता हूँ ताकि हम पहले लैम्डा 4 फाइंड कर ले। तो क्या होगा, ये हमारे पास देखें लैम्डा, ठीक है। अब n आप जानते हैं हमारे पास 4 है, तो n जो है उसको 4 पुट कर दें, लैम्डा 4 हो जाएगा। 2l जो है वो हमारे पास क्या है 1.2 है, ओवर n है, n कितना है, n हमारे पास क्या है 4 है, तो n हमारे पास 4 था। अब यहाँ पे देखें ये 4 बनेगा ना, तो ये बनेगा 1.2/2, ठीक है। आप इसके साथ इसको काट सकते हैं। अब 1.2/2 यानी 1.2 का हाफ, 1.2 का हाफ क्या होता है जी 0.6 होता है, ठीक है, 0.6 होता है। और वेवलेंथ काउंट क्या है मीटर। स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, 1.2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको आप सिंपल 4 पे डिवाइड कर दें तो आपको कैलकुलेटर पे सीधा सीधा 0.6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर ली, कितना ही सिंपल था। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप जानते हैं F2 होता है 2F1 और F3 होता है इज इक्वल टू 3F1, तो F4 हमारे पास होगा 4F1, ठीक है। जब आप ये टॉपिक को तैयार करते हैं तो वहाँ पर आप हर मोड के लिए जिसमें एक लूप बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करते हैं, 2 लूप बन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं, 3 लूप बन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी चलती है जिसको हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। तो चूंकि हमने F1 फाइंड करना है तो F1 आप इधर रखें, F1 इज इक्वल टू ये F4 है, ये 4 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F4/4। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो हमारे पास जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास F1 भी आ जाएगा, और 2 चीज़ें तो हमने फाइंड करनी थी, लैम्डा 4 फाइंड करना था, वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया। तो ये बनेगा F1 इज इक्वल टू F4। F4 जो है वो है 120/4। अब आप देखें, आपको पता है कि 120/4 क्या होगा, 30 होगा ना, 4 3 12, यानी अगर आप 4 का टेबल पढ़े 3 तक तो ये 3 बनता है, आगे 0 वैसे ही लगा दें। तो आप 120 को 4 पे डिवाइड कर लीजिएगा, ये 30 आएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है फंडामेंटल वाली, यानी पहली फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें ये भी सॉल्व हो गया। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, इतनी सिंपल सी एग्जाम्पल थी, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट के अंदर वो लिखता है कि एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब ऑर्गन पाइप हमारे पास जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स आपने ऑर्गन पाइप को भी पढ़ा हुआ है, ये स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के बाद वाला टॉपिक है। और आप जानते हैं ऑर्गन पाइप की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी दोनों साइड्स ओपन होती हैं, और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसकी एक साइड ओपन होती है और एक साइड क्लोज्ड होती है। तो यहाँ पर अभी उसने बताया नहीं है कि हमारे पास ऑर्गन पाइप कौन सा है, ओपन है या क्लोज्ड है, लेकिन उसने ये बताया है कि ऑर्गन पाइप जो है उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। हम गिवन डाटा लिख रहे हैं, गिवन डाटा के अंदर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। आप जानते हैं लेंथ को हम स्मॉल l के साथ शो करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 50 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक काम करें, हम पहले भी ये कर चुके हैं कि हमें लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, चूँकि हम जानते हैं कि लेंथ का SI यूनिट मीटर है, तो हमें सेंटी को रिमूव करना है। तो सेंटी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 50 और 100 को डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 0.5 मीटर। अच्छा, इसके बाद कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, यानी फंडामेंटल नोट में आपको इससे पिछली एग्जांपल में समझा चुका हूँ कि जो हमारे पास
पहली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको हम फंडामेंटल नोट कहते हैं। तो कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक, और जो इससे आगे वाली है, जारी बात है पहली के बाद वाली जो होती है वो दूसरी होती है, वो भी फाइंड करो। व्हेन इट इज, जब ये जो पाइप है इसके आगे दो पार्ट्स हैं, ए है ओपन एट बोथ एंड्स और बी है क्लोज्ड एट वन एंड्स, और लास्ट पे हमें दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें दी गई है, स्पीड ऑफ वेव लिख लें, स्पीड ऑफ साउंड लिख लें, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 350 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, देखें इसके दो पार्ट्स है ए और बी। ए में है व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, और बी के अंदर है व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, यानी जब एक साइड से पाइप जो है वो क्लोज्ड होगा। तो दोनों केसेस में आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इससे नेक्स्ट वाली। तो देखिए मैं लिखता हूँ, हमने F1 फाइंड करनी है, F1 यानी फंडामेंटल, और इसके बाद जो इसके आगे वाली है वो F2 होती है, नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट का मतलब आगे वाली। तो भाई वन से नेक्स्ट क्या आता है, 2 ही आता है ना, तो आपने 2 फाइंड करनी है। जब पाइप ओपन होगा तब भी, और जब पाइप क्लोज होगा तब भी आपने F1 फाइंड करनी है और आपने F2 फाइंड करनी है। अब देखिए हम यहाँ पर ना ये जो इस है इसके ऊपर हम प्राइम लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि वो ओपन वाली है, ये क्लोज्ड वाली है। दोबारा फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ऑर्गन पाइप की लेंथ उसने दी, स्पीड ऑफ साउंड दी, उसने बोला फंडामेंटल नोट यानी पहली फ्रीक्वेंसी और उससे नेक्स्ट वाली, उससे आगे वाली यानी दूसरी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। कब पहली कब दूसरी, उससे आगे वाली, जब पाइप दोनों साइड से ओपन होगा तब फंडामेंटल और उससे नेक्स्ट वाली, जब पाइप क्लोज एट वन एंड होगा, ठीक है, ये बी ऑप्शन, बी जो है इसका पार्ट है, तब फंडामेंटल यानी पहले वाली और उससे नेक्स्ट वाली यानी दूसरी आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहली दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं। ए के अंदर मैंने हेडिंग दे ली है व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जब पाइप ओपन होगा बोथ एंड से तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी पहली फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी। स्टूडेंट्स आपको फार्मूला आने चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 होती है, और इसका फार्मूला क्या होता है, V/2L, V/2L, ये हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अगर आप स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग वाला टॉपिक करेंगे या आप ओपन ऑर्गन पाइप वाला टॉपिक करेंगे तो आप पहली फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पर फाइंड करते हैं फर्स्ट मोड में, और उसका फार्मूला होता है F1 = V/2L। टॉपिक्स का आना आपको ज़रूरी है, जाहिर सी बात, अगर आपको टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ ताकि मैं इसको फाइंड कर सकूँ F1 को। तो बाय पुटिंग वैल्यूज समझते जाइएगा, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने लगा हूँ, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दूंगा आपको। तो F1 = V, अब देखें V हमारे पास 350 है तो मैं लिख दिया 350, ठीक है, ओवर 2, और L कितना है, 0.5 है, 0.5 है। अब इसके बाद वाले स्टेप्स में यहाँ पर ऊपर सॉल्व करूँगा ताकि यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आए। आपने इसको इस तरीके से पेपर में नीचे लेके जाना है। अच्छा 2 को जब आप 0.5 सिर्फ देंगे तो ये 1 बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा F1 = 350, और जो नीचे है वो 1 हो जाएगा, तो उसको चाहे आप ना लिखें। तो हमारे पास देखें ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है, जब पाइप ओपन होगा दोनों साइड से तो तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगी। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 350 और 1 350 लिख लें। अब इसके बाद जो हमारे पास हमने इससे आगे वाली फाइंड करनी है नेक्स्ट वाली, वो F2 होती है। अब आप जानते हैं F2 क्या होता है, 2F1 होता है, ठीक है, इस तरह F3 होता है तो वो =3F1 होता है, F4 = 4F1 होता है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर आप मेंशन करें कि F1 जो है वो हमारे पास 350 आया है, ये अभी हमने फाइंड किया है, F1 जो है वो 350 आया है। तो अगर हम यहाँ पर 2 के सामने F1 की वैल्यू पुट करेंगे 350, तो आप जानते हैं 350 को 2 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 700, ठीक है ना, 700 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है फंडामेंटल वाली भी और उससे नेक्स्ट वाली भी, दोनों फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर इसकी भी हेडिंग दूंगा, जाहिर सी बात है, यानी कि जब ऑर्गन पाइप जो है ना वो एक साइड से क्या होगा, क्लोज्ड होगा, व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, तो फिर हमने ये फाइंड करनी है कि पहली फ्रीक्वेंसी और उससे नेक्स्ट वाली क्या होगी। आइए इसको फाइंड करते हैं।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, जो जब पाइप क्लोज होता है तब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसकी मैथ सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर तो ये आएगी V/4L। सिंपल सी बात है, अगर पाइप ओपन होगा तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप ड्राइव करते हैं V/2L टॉपिक के अंदर, और जब पाइप एक साइड से क्लोज होता है तो फिर F1 होती है V/4L। अब कुछ नहीं है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है ताकि इसको सॉल्व कर सकें, तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू V, आप जानते हैं 350 है, ये देखें ये लिखा हुआ है, ओवर 4, और लेंथ हमारे पास 0.5 है, 0.05, ठीक है 0.5, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, आप अगर आप 4 को 4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, ये 2 आएगा, तो 350/2, 350 का हाफ क्या होता है, 175 होता है। आप इसको कैलकुलेटर से ज़रूर सॉल्व करके आंसर लेके आइएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने इसकी नेक्स्ट वाली फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज चलती हैं, यानी F1 के बाद F3 आएगी, F3 के बाद F5 आएगी, फिर F7 आएगी, तो ऑड चलती हैं। ओपन के अंदर सारी चलती हैं, इवन भी ऑड भी, F1 के बाद F2 F3। तो यहाँ पर जो F1 से नेक्स्ट वाली है वो F3 है, चूँकि जब पाइप क्लोज होता है तो आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर 1 के बाद 3 आएगी, तो F3 क्या होगी, 3F1, ठीक है। लेकिन इस जो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर हम यहाँ पर प्राइम लगाएंगे, ठीक है। प्राइम पता है क्यों लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट हो सके कि जो ऊपर ऑर्डर पाइप वाली है वो विदाउट प्राइम वाली है और ये प्राइम वाली है, दो दफ़ा सेम सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि F1 प्राइम जो है वो हमारे पास 175 आई है, ठीक है, 175 आई है। तो F3 प्राइम इज इक्वल टू 3F1, F1 प्राइम क्या है, 175 है, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 525 हर्ट्स बनेगा। आप इसको कैलकुलेटर से सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे दिया। जब पाइप ओपन था तब पहली फ्रीक्वेंसी और उससे नेक्स्ट वाली फाइंड की, जब पाइप क्लोज था एक एंड से तब भी हमने पहली फ्रीक्वेंसी और उससे नेक्स्ट वाली फाइंड की। तो मतलब सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसकी 1 या 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके हाथ पर टिक जाएगा, पेपर में आएगा तो आप इसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर नहीं कहना बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पढ़ते हैं, एन ऑर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ पाइप्स, यानी हमारे पास एक पाइप्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ईच ओपन एट वन एंड, और ये हमारे पास जितने भी पाइप हैं ये एक साइड से ओपन है, तो मतलब एक साइड से फिर क्लोज्ड है। अगर एक साइड से ओपन है तो मतलब यहाँ पर क्या है, उसने यहाँ पे देखो बोथ हैंड्स, यहाँ पे उसने बोला एक साइड से ओपन है तो इसका मतलब दूसरी साइड से वो क्लोज्ड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद कहता है ऑफ डिफरेंट लेंथ, और वो जो पाइप्स है ना उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है, कोई छोटा है कोई थोड़ा बड़ा है, किसी की लेंथ कम है किसी की लेंथ ज़्यादा है। तो कहता ये है कि द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर। यानी अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पाइप्स हैं और वो डिफरेंट लेंथ वाले हैं। उनमें तो जब सबसे छोटा पाइप है जिसकी लेंथ सबसे कम है वो उसकी लेंथ उसने दी है, और जो सबसे लेंथी पाइप है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो लेंथ भी उसने बताई है। बाकी इनके दरमियान लेंथ वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द मिनिमम लेंथ एंड द लॉन्गेस्ट इज। तो मिनिमम लेंथ हमें दी गई है, इसको हम यहाँ पर शो करेंगे सिंपल एल के साथ। ये हमारे पास है 30 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर L के साथ आप MIN लगा लें, MIN, यानी कि ये लेंथ मिनिमम लेंथ है, ठीक है ना। तो मेंशन करना ज़रूरी है, लेंथ यानी कौन सी लेंथ, मिनिमम लेंथ, ये क्या है 30 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि मिली जो है, मिली को ख़त्म करने के लिए आप 1000 पे डिवाइड करते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं मिली 10 की पावर -3 होता है, तो आप उसका प्रीफिक्स पुट कर दें, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है, लेंथ इसके साथ छोटा सा MAX लगा दें, यानी मैक्सिमम लेंथ कितनी है 4 मीटर है। तो ये पहले ही मीटर के अंदर है तो लिहाजा इसको मीटर के अंदर ही रहने देते हैं। और इसके बाद कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल लोड्स। टू फाइंड की मैंने हेडिंग दी, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द, ये फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोड्स। देखो मैंने बिल्कुल वही सेंटेंस लिखा, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोड्स हमने फाइंड करनी है।
तो मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की हमने फाइंड करनी है। ब्रैकेट के अंदर उसने दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड उसने दी है जो कि 340 मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ी और उसके अंदर से जो चीज़ें उसने हमें प्रोवाइड की उनको हमने गिवन डाटा में लिख दिया, और जो चीज़ उसने पूछी है सेम उसी की वर्ड को रिपीट करते हुए हमने टू फाइंड की हेडिंग दी और उसको लिख दिया। अब आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल नोट्स, ठीक है, फंडामेंटल मतलब पहली फ्रीक्वेंसी, तो हमने F1 फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास चूंकि लेंथ दो है ना, दो लेंथ है, तो हमने फ्रीक्वेंसी भी दो ही फाइंड करनी है। अब देखें चूंकि ये हमारे पास एक साइड से ओपन एंड है, एक साइड से इसका पाइप का एंड ओपन है, एक साइड से क्लोज है, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। और क्लोज ऑर्गन पाइप की जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, पहली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा चुके हैं V/4L। अब हमने ये फॉर्मूला दो दफ़ा लगाना है। एक दफ़ा हमने L जो है वो ये वाला पुट करना है पहले वाला, तब जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो, और उसके बाद हम मैक्सिमम जो है लेंथ ये पुट करके इस F1 को निकालेंगे। तो हमने दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालनी है। देखिएगा मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ मिनिमम लेंथ, यानी हम पहले मिनिमम लेंथ को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये जब लेंथ मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेंथ का और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। तो आइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है F1 जो कि होती है हमारे पास यहाँ पर V/4L। और ये चूँकि लेंथ हमारे पास मिनिमम है तो लेंथ के साथ हम मिनिमम लगाएंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैक्सिमम लगा देंगे। तो ये हमारे पास है कि F1 मैक्सिमम यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी V की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज़। V हमारे पास 340 है, ठीक है, 340 है, ओवर 4, और लेंथ मिनिमम क्या है 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको यहाँ पर ऊपर लेके जा रहा हूँ इस तरफ, ताकि मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। तो आप इसको नीचे ही लेके जाइएगा पेपर के अंदर। आप जानते हैं आप इस तरीके से दरमियान में लाइन नहीं लगाते। ये कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो F1 यानी फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम वाली वो हमारे पास आएगी 340 ओवर, अब मैं क्या करता हूँ 30 ज़रब 10 की पावर -3 और इसको ज़रब देते हैं 4 के साथ। तो ये मैंने सारा सॉल्व किया, ये मेरे पास आया 0.12 0.12। तो हमारे पास यहाँ पर देखें F1 मैक्सिमम यानी पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम वाली पहली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फंडामेंटल को। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई। अच्छा जी, ये 340 तकसीम यानी डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये हमारे पास आता है 2833 और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ होता है, हर्ट्ज़ H और Z लगाना है। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, हम उसको रेंज ही बताएंगे, ठीक है। रेंज होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मैक्सिमम लेंथ वाली फ्रीक्वेंसी, यानी अब हम पहले हमने L ये पुट किया था ना, इसके साथ फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब हम ये वाली लेंथ पुट करने के बाद जो है देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या आती है। ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब लेंथ जो है मैक्सिमम होगी तो लेंथ जब हम मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकलेगी। देखिएगा कैसे मिनिमम निकलती है आपके सामने, मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। फार्मूला आपने यही लगाना है, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है V/4L होता है। अगर पाइप एक साइड से ओपन हो एक साइड से क्लोज हो, तो ये F1 के साथ मैंने यहाँ पर लगा दिया मिनिमम। अब इसमें भी यहाँ पर आप लिख लें बाय पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। ये बनेगा F1 यानी पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल नोट वाली मिनिमम वाली, ठीक है, मिनिमम वाली। तो V की वैल्यू 340 है, ठीक है, ओवर 4, और लेंथ हमारे पास देखें मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने हेडिंग दी है मैक्सिमम लेंथ, तो लेंथ के साथ मैक्सिमम लगा दिया, ये है 4 मीटर। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 4 × 4 16 होता है, तो मैं 340 को तकसीम कर देता हूँ 16 पे। तो ये आया जी हमारे पास 21 हर्ट्ज़। तो ये देखें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब देखें ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी 20 या 21 हर्ट्ज़, और ये 2833 है, तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए मैक्सिमम है, ये कम है तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो उसने क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड करो। हम यहाँ पर लिखते हैं हैंस फ्रीक्वेंसी रेंज, यहाँ पर यही इसी वर्ड को रिपीट करना है, हैंस फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द
फंडामेंटल नोड्स ऑफ द फंडा, यानी जो पहली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, रेंज इज फ्रॉम, वो कहाँ से शुरू होती है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है 21 हर्ट्स, 21 हर्ट्स, और कहाँ तक जाएगी 2833 हर्ट्स। ये देखें ये फ्रीक्वेंसी की रेंज, यानी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी ये होगी और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये होगी और बाकी इसके दरमियान वाली होगी। तो यही उसने पूछा था, मैंने आपको फाइंड कर दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये उस टॉपिक्स के रिलेटेड ये दोनों एग्जाम्पल्स थी। और ये दोनों जो टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर तैयार करना। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 5, इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसको भी अच्छे से रेडी करना। तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 को भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि इन अ रिपल टैंक, यानी रिपल टैंक में, आप जानते हैं रिपल टैंक आपने मैट्रिक क्लासेस में भी पढ़ा है, ये एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम वेव्स को जनरेट करते हैं ताकि हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़, डायफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इसको स्टडी कर सके। तो कहता है कि एक रिपल टैंक में अ वेव जनरेटर प्रोड्यूसेस 500 पल्सेस इन 10 सेकंड, यानी 500 जो है वो वेव्स की इस तरीके से पल्स जनरेट हुई कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो अब ये पहला सेंटेंस है और इसमें हमें उसने दो वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं। गिवन डाटा की हेडिंग लिखते हैं और इसकी वैल्यूज़, इस डाटा को हम वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो गिवन डाटा नंबर ऑफ पल्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ पल्सेस कितनी है 500। तो नंबर ऑफ पल्सेस जो है इसको आप n के साथ शो कर सकते हैं, कैपिटल N के साथ, और ये हमारे पास है 500। इसके बाद है टाइम, 10 सेकंड टाइम है, तो टाइम को आप सिंपल t के साथ शो कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप टाइम को t के साथ शो करें और ये हमारे पास है 10 सेकंड। अब वो ये कहता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पल्सेस प्रोड्यूस्ड। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं, यानी अगर 10 सेकंड में 500 पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स या कितने पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल f होता है और टाइम पीरियड, यानी एक वेव जनरेट होने में जो टाइम लगता है वो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये जो टाइम है ना, ये है 500 पल्सेस जनरेट होने में जो टाइम लगा है वो 10 सेकंड है। तो भाई एक वेव जनरेट होने में जो टाइम लगा है वो कितना होगा, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसको कैपिटल T के साथ शो करते हैं। ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस के अंदर आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं, दूसरे सेंटेंस के अंदर आपको से दो वैल्यूज़ पूछी गई हैं। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन की ये हेडिंग दी हुई है, यूजिंग द रिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ पल्सेस ओवर टाइम। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम f के साथ शो करेंगे और ये हमारे पास होती है नंबर ऑफ पल्सेस ओवर टाइम, और टाइम जो है सिंपल t, आप जो टोटल टाइम है वही आप लगाएंगे। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इसको मैं इस साइड पे सॉल्व करने लगा हूँ, आपके सामने देखिएगा कि बाय पुटिंग वैल्यूज़ में लिखता हूँ, बाय पुटिंग वैल्यूज़, ताकि हम वैल्यूज़ पुट कर कर आंसर लेकर आ सके। बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो f इज इक्वल टू नंबर ऑफ पल्सेस हमारे पास 500 है और टाइम जो है वो हमारे पास 10 है। तो सिंपल आप एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दें, तो फ्रीक्वेंसी आई 50, और यानी 50 पल्सेस पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी पल्सेस जनरेट हो रही हैं 50, यानी अगर 10 सेकंड में 500 पल्सेस जनरेट हो रही हैं, 500 इस तरीके से वेव जनरेट हो रही हैं वाटर की, तो फिर एक सेकंड में 50 जनरेट हो रही हैं। तो 50 पल्सेस पर सेकंड या 50 हर्ट्ज लिख दें, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब इसके बाद हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है 9, यानी अब क्या करने वाले हैं, टाइम। आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, या द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी f इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/f होता है। अब इसमें भी आप वैल्यू पुट करें ताकि आप टाइम पीरियड को फाइंड कर सकें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो t इज इक्वल टू 1/f और f कितना है 50 है।
तो 1/50 करें 0.02 आएगा, ठीक है। ये टाइम है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 0.02 सेकेंड आया, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, तो SECOND सेकंड लिख दें। इसका मतलब ये है कि एक वेव जनरेट होने में 0.02 सेकंड्स जो है वो लगे हैं और 500 पल्सेस जनरेट होने में 10 सेकंड लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी जा सकती है। और इस तरह के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होती हैं, इनसे MCQs भी बन सकते हैं। आपको दो चीज़ें दे के वो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको इस पर डिवाइड करना है। कौन सा कोई मुश्किल है? या आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है, तो वो भी आपको पता है, आप इस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो कि बीट्स वाले टॉपिक के रिलेटेड है। बीट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको ज़रूरी है। तो कहता है 2 ट्यूनिंग फोर्क। हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क है। आप जानते हैं ट्यूनिंग फोर्क इस तरीके से होता है, लैब के अंदर होता है, जिसको हम वाइब्रेट करवा कर इससे साउंड वेव जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कहता है हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, एग्जिबिट बीट्स एट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज, और उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो 3 है। यानी हमारे पास दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो फर्क है, डिफरेंस है, वो 3 हर्ट्ज है। तो ये उसने बोला है बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। गिवन डाटा में लिखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। भाई बीट फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दी है? 3 हर्ट्ज दी है, ठीक है। इसका सिंबल रहने दे, आप इसको ऐसे ही लिख लें, बीट फ्रीक्वेंसी इतनी है। और उसने ये वर्ड भी यूज किया। आगे कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फोर्क इज 250 हर्ट्ज। तो 2 ट्यूनिंग फोर्क है ना, तो जिनमें से एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फोर्क, इसको हम F1 का नाम दे लेते हैं, ये है 256 हर्ट्ज। यानी बीट फ्रीक्वेंसी होता है दो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। लेट करें ये 256 है, तो दूसरा जो है वो इससे 3 आगे होगा या 3 पीछे होगा, तभी तो 3 का डिफरेंस आएगा ना। अब कहता है इट फ्रीक्वेंसी इज लोअर्ड बाय स्लाइटली एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स और टू वन इट्स प्रोंग। तो हमने जो है इसकी एक प्रोंग के ऊपर, इसकी एक लेग के ऊपर थोड़ा सा वैक्स ऐड किया, यानी थोड़ा सा वेट ऐड किया। तो स्टूडेंट्स, वेट ऐड करने से हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है, लो हो जाती है। उसने खुद भी बताया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो हो गई। किसके करने से? बाय एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स, लो हो गई। तो अब जो हमारे पास कहता है द टू फोर्क्स देन एग्जिबिट बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज। जारी बात है, अगर एक की फ्रीक्वेंसी का एक की 256 है और दूसरे की हमारे पास 259 है, तो 3 का फर्क है। लेकिन अगर एक दूसरा जो 259 वाला है उसके ऊपर हम वैक्स ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेट करें वो हो गया 257 हो गया, तो अब सिर्फ एक का फर्क रह गया। तो अब कहता है कि डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है ना, एक की तो 256 हर्ट्ज है ना एक की, और जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है ये वाला, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो आपने फाइंड करनी है। पहले की फ्रीक्वेंसी F1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी F2, ये आपने फाइंड करनी है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर ट्यूनिंग फोर्क यानी सेकंड है, तो इसको F2 लगाएंगे। वो फर्स्ट था F1, ये सेकंड है F2, ये फाइंड करना है। सोल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करते हैं F1। हाँ, F1 जो है इसको ना इस तरह करते हैं, ये F1 इस तरफ लिख लें, ये बीट फ्रीक्वेंसी आप उस तरफ ले जाएं, बीट फ्रीक्वेंसी उस तरफ ले जाएं, उस तरफ ये जाकर माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाकर माइनस प्लस हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी। और F2 को आप इस तरफ ले आए, F2 जो है वो देखें उस तरफ माइनस है, उसको इस तरफ लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने F2 फाइंड करना है। तो F1 कितना है भाई? F1 है 256 माइनस प्लस, और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? बीट फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज, तो यहाँ पर ये लगा दिया इज इक्वल टू F2। अब देखिए यहाँ पर दो केस है हमारे पास। F2 क्या आएगा? F2 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर हम 256 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर 253 हर्ट्ज आएगा। एंड F2 जो है, अगर हम 256 में 3 प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास 259 आएगा, ठीक है। 3 प्लस करेंगे, चूंकि प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस भी करना है प्लस भी करना है, तो फिर आएगा 259 हर्ट्ज। अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट, कौन सा? भाई ये करेक्ट है, दूसरे जो फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 253 है, 259 है। तो यहाँ पर हम बताएंगे एज बीट फ्रीक्वेंसी मस्ट डिक्रीज ऑन लोडिंग द वैक्स ऑन फोर्क। उसने बताया कि वैक्स ऐड करने से बीट फ्रीक्वेंसी पहले से कम होती है,
पहले से कम होती है, तो कम होगी तो लिहाजा फिर हम आंसर भी कम वाला लेंगे, 253 वाला लेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 253 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जो लेंथी स्टेटमेंट वाले एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स हैं वो पेपर के अंदर कम पूछी जाती हैं, लेकिन आप फिर भी इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं, इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पेपर के अंदर इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई सा एक पार्ट ही पेपर में पूछेगा और इसके दोनों पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका ए पार्ट जो है उसमें कहता है कि अ वेव हैव एन इंटेंसिटी ऑफ 0.5 वाट पर स्क्वायर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स। लेट करें एक सोर्स है जिससे वेव जनरेट हो रही है, वेव जो है चले लेट करें साउंड की वेव है, ठीक है। 3 मीटर जो है दूर हमारे पास एक स्पीकर पड़ा है, स्पीकर मतलब सोर्स जिससे साउंड निकलेगी, और हम उस साउंड को सुन रहे हैं और उस साउंड की जो इंटेंसिटी है वो ये है। तो जो पहला हमारे पास सेंटेंस है इसमें हमें उसने दो चीज़ें, दो वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं। गिवन डाटा के अंदर हम उन वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा की मैंने हेडिंग दी, उसने कहा इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव को हम कैपिटल आई के साथ शो करते हैं और ये हमारे पास है 0.5 वाट पर स्क्वायर मीटर। और देन उसने दिया है डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स दिया है तो इसको हम आर के साथ शो करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 3.0 मीटर। स्टूडेंट्स बात ये है, डिस्टेंस को आमतौर पर डी से शो करते हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं जब साउंड जो है वो जनरेट होती है तो वो चारों तरफ फैलती है, वो एक ख़ास रेडियस, एक सर्कल कवर करती है, तो इसलिए हमने डिस्टेंस को आर के साथ शो किया है। चूँकि आप जानते हैं रेडियस जो है वो भी तो फासला ही होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स था। अब इसके बाद पूछता ये है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द वेव। तो उस वेव की आपने पावर फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो टू फाइंड की मैंने हेडिंग दी और लिख दिया पावर ऑफ द वेव। पावर को हम कैपिटल पी के साथ शो करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं यूजिंग द रिलेशन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव आपने टॉपिक पढ़ा है और इसमें फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, पावर ओवर एरिया, ठीक है, पावर ओवर एरिया, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम चूँकि हमने पावर फाइंड करनी है तो आई उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आई और ए उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं P इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसके थोड़े से स्टेप्स हैं, उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, इस साइड पर सॉल्व करने लगा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एरिया नहीं है, आई तो है। अगर हमने पावर को फाइंड करना है तो हमारे पास इंटेंसिटी और एरिया होना चाहिए। इंटेंसिटी तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एरिया हमारे पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। और आप जानते हैं कि एरिया जो है किसी भी सर्कल का, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का, तो लिहाजा हम इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा P इज इक्वल टू आई, वैसे ही लिख लें, और एरिया आप पुट कर दें 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम आंसर को लेके आ सके। तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी कि कीमतें दर्ज करने से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आई, ठीक है। आई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हमारे पास 0.5 है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद है 4, उसके बाद है पाई आप जानते हैं इसकी वैल्यू 3.14 होती है, कांस्टेंट है, आपको ज़ुबानी वैल्यू आनी चाहिए। आर का स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको, ये मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, इससे सॉल्व करते हैं। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 56.52, पावर हमारे पास आई 56.52। और आप जानते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। कितना सिंपल सा एग्जाम्पल थी जिसको हमने बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब सबसे आसान, इस बुक की सबसे आसान एग्जाम्पल हम करते हैं और वो है इसका ये बी पार्ट।
कहता है टू प्रोग्रेसिव वेव्स, हमारे पास दो वेव्स हैं, हैव इंटेंसिटीज दिस एंड दिस। एक की इंटेंसिटी 0.5 है, दूसरे की इंटेंसिटी 0.25 है। तो हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव। तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी को I1 से शो कर लो, ये हमारे पास 0.5 वाट पर स्क्वायर मीटर है। और सेकंड वेव की इंटेंसिटी हमारे पास है 0.25 वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसने वैल्यूज दी हैं, लिख ली। कहता है फाइंड द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स। तो फाइंड क्या करना है, टोटल इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स। फाइंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। तो टोटल इंटेंसिटी को आप सिंपल आई के साथ शो करने, ये हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन यूजिंग द रिलेशन, भाई टोटल कैसे लेते हो, अगर आपके पास दो चीजें हो तो भाई आप दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल ऐसे ही लेते हैं ना, आपके पास 50-50 वाले दो नोट्स हैं, तो टोटल कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 50 + 50 100। तो टोटल इंटेंसिटी को आई के साथ शो कर लो। फर्स्ट इंटेंसिटी हमारे पास 0.5 है और सेकंड इंटेंसिटी हमारे पास 0.25 है। ठीक है, तो आप इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो। आप 0.5 में जब 0.25 ऐड करोगे तो ये 0.75 आएगा और इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर है। सबसे आसान एग्जांपल, पूरी बुक की आपको उसने दो वैल्यूज़ दी हैं, जस्ट आपने उन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो एग्जांपल है शॉर्ट में भी आ सकती है और MCQs के अंदर भी ये आ सकती है। सिंपल सा MCQs बनेगा, बस दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है अ स्पीकर इज इमिटिंग साउंड, एक स्पीकर से साउंड इमिट हो रहा है, निकल रहा है, साउंड वेव विद अ पावर ऑफ 50 वाट, और वो जो साउंड की वेव है उसकी पावर 50 वाट है। तो गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं और लिखते हैं कि पावर हमारे पास दी गई है 50 वाट्स। तो पावर ऑफ वेव इसको हम P के साथ शो करेंगे, आप अकेला पावर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 50 वाट है और इसके बाद ना इसकी थोड़ी सी और भी हमारे पास स्टेटमेंट है, वो मैंने स्किप की है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने मेन आखिरी सेंटेंस लिखा है। इसके बाद वो पूछता है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये जो साउंड वेव है इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो टू फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, और इसको आप आई के साथ शो करेंगे, हमने फाइंड करनी है। इफ़ एरिया ऑफ स्फेयर इज़ 314 मीटर स्क्वायर, और अगर वो जो साउंड है वो साउंड कितना एरिया कवर कर रही है, 314 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फेयर उसने हमें दिया है जो कि 314 मीटर स्क्वायर है। यानी आप जानते हैं, लेट करें यहाँ पर ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है तो इसके इर्द गिर्द ये इतना एरिया है, साउंड वेव इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ, इस चारों तरफ फैलती है। तो वो साउंड कितना एरिया, कितनी जगह कवर कर रही है, वो हमारे पास 314 मीटर स्क्वायर है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी मस्जिद का स्पीकर जब अजान आती है तो अजान सिर्फ एक तरफ नहीं जाती बल्कि वो एक पूरे गोल दायरे के अंदर यानी जितनी दूर वो गोल दायरा बन सकता है उस स्पीकर की साउंड की इंटेंसिटी के लिहाज से, उस पूरे के अंदर वो फैल जाती है। तो यही वो कह रहा है। इंटेंसिटी चले फाइंड करते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं यूजिंग द रिलेशन। अब आपने फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है पावर ओवर एरिया। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चूँकि उसने हमें डाटा के अंदर दो चीज़ें ही प्रोवाइड की हैं, एक पावर और एक एरिया, और एक चीज़ उसने पूछी है इंटेंसिटी। हमें दो चीज़ों की ही ज़रूरत थी, इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए पावर और एरिया चाहिए। पावर है हमारे पास 50 वाट, ठीक है 50 वाट है, और एरिया हमारे पास है 314 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, 50 डिवाइडेड बाय 314 तो ये आएगा जी 0.16, 0.16, और आप जानते हैं इंटेंसिटी यूनिट क्या बनेगा, वाट पर स्क्वायर मीटर। ये वाट ऊपर वाला वैसे ही लिख लें, नीचे वाला मीटर स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, m की पावर -2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इंटेंसिटी उस साउंड की, और यही हमने फाइंड करी थी। बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसने दो वैल्यूज़ दी है, एक वैल्यू पूछी, फॉर्म लगाया, उसकी दोनों वैल्यूज़ को आपने जो उसने दी हैं उनको डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ गया। अब इससे आसान कौन सा न्यूमेरिकल हो सकता है, लेकिन ये इसके पेपर में आने के चांस कम है चूँकि इसके स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आइए अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 10 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये लास्ट वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12,
ये तीनों एग्जाम्पल्स डॉपलर इफेक्ट के रिलेटेड है। तो आपको डॉपलर जो हमारे पास इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना आपको ज़रूरी है। और इसके अलावा इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने अपलोड किए हुए हैं, बल्कि पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स एक अलग प्ले लिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ पर जाके उन न्यूमेरिकल्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 7 के जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डॉपलर इफेक्ट के रिलेटेड है। तो वो 2 न्यूमेरिकल्स की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको डॉपलर इफेक्ट के वो जो 2 न्यूमेरिकल्स जो हमने इसकी वीडियो अपलोड की है न्यूमेरिकल्स वाली, वो अगर आपको आते हैं तो आप इन एग्जांपल्स को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 को बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा। कहता है 2 ट्रक्स, हमारे पास 2 ट्रक्स हैं P एंड Q। एक ट्रक को हम P का नाम दे देते हैं, एक को Q का नाम दे देते हैं। ट्रेवलिंग अलोंग अ मोटरवे इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों मोटरवे पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट करें यहाँ पर, ये देखें, लेट करें, मैं डॉट बनाता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है ना। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये लेट करें ये दूसरा ट्रक है। मैं ट्रक नहीं बना रहा, जस्ट डॉट बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये भी इस तरफ ही जा रहा है। पैरेलल का मतलब है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखें, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। कहता है द ट्रक P ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड वाइल ट्रक Q ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर उसने दोनों ट्रक्स की हमें स्पीड दे दी। लेट करें ये हमारे पास ट्रक Q है और ये ट्रक P है। तो हमारे पास जो ट्रक P है ना, P, उसकी स्पीड है 12, यानी ये V, इसको VP से शो करेंगे ना, ये है 12 मीटर पर सेकंड। और जो ट्रक Q है इसकी स्पीड, V के साथ छोटा सा Q लगा दे ताकि पता चल जाए ये स्पीड इसकी है। P और Q लगाना ज़रूरी है। और Q की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। और ये जो है ना Q वाला ट्रक, Q वाले ट्रक का ड्राइवर साउंड्स इट हॉर्न, ये अपना हॉर्न ऑन करता है, विच P's ड्राइवर एस्टिमेट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 830 हर्ट्ज। यानी ये ट्रक जा रहा है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ये 20 है, ये 12 है। तो ये हॉर्न देता है उसको, चूंकि हाई स्पीड से जा रहा है कि साइड पे हो जाए। तो जब ये हॉर्न देता है ना, तो इसकी हॉर्न की आवाज़ P वाला ड्राइवर सुनता है और वो एस्टिमेट लगाता है कि इसने जो हॉर्न बजाया है उसकी फ्रीक्वेंसी 830 हर्ट्ज है, 830 हर्ट्ज है जो P ने सुनी है। तो पहले ना मैं यहाँ पर इतना डाटा लिख लेता हूँ। इसमें हमारे पास ट्रक P की स्पीड दी गई है, तो स्पीड ऑफ ट्रक P यानी VP से शो करेंगे। ये हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, समझते जाइएगा। अब गिवन डाटा मैं लिख रहा हूँ, 12 मीटर पर सेकंड हमारे पास। और Q ट्रक की स्पीड हमारे पास 20 है, तो स्पीड ऑफ ट्रक Q, इसको हम VQ से शो करेंगे। ये मेरे पास है 20 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमें उसने दी हुई है F फ्रीक्वेंसी, A फॉर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, कितनी है, 830 हर्ट्ज। देखें जो उसने डाटा दिया है मैं उसी को लिख रहा हूँ। और ये सीधा सीधा डाटा है, यानी उसने बताया है ट्रक P ट्रेवल्स एट स्पीड 12, तो स्पीड ऑफ ट्रक P, ठीक है, 12। Q ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 20, तो स्पीड ऑफ ट्रक Q, ये VQ है, ये 20 है। और P ने जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी सुनी है वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो उसको सुनाई दे रही है, जो सोर्स से लिसनर की तरफ जा रही है, ये हमारे पास 830 है। अब देखें, ये है ट्रक Q, ये है ट्रक P, ये है सोर्स, ठीक है। जारी बात है, आप जानते हैं जिससे साउंड वेव निकलेगी वो सोर्स होगा, और जो उस साउंड वेव को सुनेगा ये सिर्फ उसको सुन रहा है, ये क्या है, ये लिसनर है, ये क्या है, ये लिसनर है। तो वो कहता है व्हाट फ्रीक्वेंसी डज Q's ओन ड्राइवर हेयर, यानी Q की असल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो रियल फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय Q's ड्राइवर ये हमने फाइंड करनी है। लास्ट पे उसने स्पीड ऑफ साउंड दी है। स्पीड ऑफ साउंड जो है इसको आप V के साथ शो कर सकते हैं। ये हमारे पास है 340 मीटर पर सेकंड। अब देखें इसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है ना वो 830 है। चूंकि ये इसकी तरफ जा रहा है, तो अब होगा क्या कि जब सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने पूरा न्यूमेरिकल का डाटा पढ़ा, उसने जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की वो हमने यहाँ पर लिख ली। 4 चीज़ें प्रोवाइड की। ये एक पहली चीज़ पी की स्पीड, और Q ट्रक की स्पीड, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये 3, और ये चौथे नंबर पे स्पीड ऑफ साउंड उसने दी है, ये देखें। और एक चीज़ उसने पूछी है, मैंने यही लिख ली। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, चूंकि जो Q है वो P की तरफ जा रहा है, तो आप जानते हैं डॉपलर इफेक्ट के 2 ही केस हैं। जब सोर्स जो है वो लिसनर यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तब वाला केस, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाता है, 2 ही तो केस हैं इसके।
तो ये चूँकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, Q जो है वो P की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास ये जो पहला केस है उसकी हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है, F इज इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर वी माइनस यू एस। ये एफ ए जो है ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर बात पता है क्या है कि हमने यहाँ पर यू एस पुट करनी है, और यू एस जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि क्यू की वेलोसिटी माइनस पी की वेलोसिटी, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो आपस में वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास Q जो है उसकी वेलोसिटी है 20 और P की हमारे पास क्या है, P की है 12। तो हमारे पास ये क्या आएगी, ये आएगी जी 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हम यू एस यहाँ पर ये पुट करेंगे। अब मैं इसको ना यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, आपने इसको ध्यान के साथ समझा, जगह थोड़ी है तो इस यहाँ पे हम इसको पूरा भी करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से सॉल्व भी करके दूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बात ये है कि हम पहले एफ को सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमने एफ फाइंड करना है, एफ ए नहीं फाइंड करना है। तो एफ देखें, ये एफ ए मैंने वैसे लिख लिया, ये देखें ये एफ ए जो है वैसे ही लिख लिया, और ये जो रकम है ना इसको उधर ले जाना है, ये नीचे वाला उधर जाकर एफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी v माइनस यू एस, और v जो है उधर जाकर नीचे चला जाएगा, यानी ये v। यानी क्या किया, इन दोनों को हम उस तरफ ले गए, उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और इस तरफ क्या रह जाएगा, इस तरफ सिर्फ f रह गया ना, ये वाला तो उधर चलेगा एफ ए के पास, तो इस तरफ f रहेगा, इज इक्वल टू f। तो मैं ना इज इक्वल टू f इधर की बजाय उधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर बात तो एक ही है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। तो जो हमने फाइंड करना है उसको हमने सेपरेट कर लिया, बाकी सारे एक साइड पे, यानी जो आपने फाइंड करना होता है वो एक साइड पे हो और बाकी सारे दूसरी साइड पे हो। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज को दर्ज करने से। तो f इज इक्वल टू एफ ए, ओके एफ ए ये लिखी हुई है 830, v कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340, माइनस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो आपस में वेलोसिटी का फर्क है 20 माइनस 12, तो ये कितनी आई है, ये 8 आई थी, 8 ओवर v फिर 340 है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दी। f इज इक्वल टू 830, और ये 340 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 332 आएगा ओवर 340। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि 332 को 830 ज़रब दें 830 के साथ, सॉरी 830 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और इस आंसर को फिर 340 पे डिवाइड कर दें, 340 पे डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास आया 810, कितना आया 810 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और ये चूंकि उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था ना, तो अप्रोच यानी Q जो है P की तरफ जा रहा है, तो तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी इसको ज़्यादा सुनाई दे रही है, हालांकि ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में 810 है। तो ये था इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद वाली जो दो एग्जांपल्स है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है, जो कि वो दोनों डॉपलर इफेक्ट के रिलेटेड है। सेम यही फार्मूलाज, दो इसके तो फार्मूलाज हैं, यही अप्लाई होने हैं, तो आप इनको अप्लाई करके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और उनको सॉल्व करने से पहले आप इस चैप्टर के लास्ट में दो न्यूमेरिकल्स और इस एग्जांपल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो वो जो एग्जांपल्स हैं वो आपसे अच्छे से हो जाएंगे। और एक और बात है, ये जो होती है ना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाली एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स, इनके पेपर में आने के चांस बहुत कम है। बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, देखें आप जानते हैं कि जो आपका पेपर है वो एक पेज पे बनता है, ठीक है, एक साइड पे, और उसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर ये थोड़ा सा इधर इस साइड पे बन जाता है। तो अगर वो इतनी बड़ी बड़ी 4-4 5-5 लाइनों वाले क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स देगा तो वो यानी पेपर की लेंथ ही नहीं पूरी कर पाएगा। तो इसलिए याद रखें, हमेशा हमेशा जो पेपर के अंदर वही न्यूमेरिकल्स, वही एग्जांपल्स आती हैं जो 1-1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइंस का जिसकी स्टेटमेंट हो, और जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी हो, उसके पेपर में आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल्स अच्छे समझ आ गई होंगी। आखिरी 2 एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, हो जाएंगी, बुक के ऊपर सॉल्व हुई हुई हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास है। आप जस्ट कैलकुलेटर फार्मूला लगाएं, उसमें वैल्यूज़ पुट करें जो उसने दी है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लें। प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट के अंदर उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।